हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, ठीक है। और उससे रिलेटेड हम 25 क्वेश्चन आपको करने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो नंबर जो है वो 7 है, ठीक है। आपको देख रहा होगा 7 नंबर, वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले 6 वीडियो मैंने करा दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में देख लेना। उसकी प्ले लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको आंसर इसका बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या होगा, देखिए, इन ए फ्लाई व्हील द वैल्यू ऑफ सेफ स्ट्रेस इज 25 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 10,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द मैक्सिमम पेरीफ्रल वेलोसिटी विल बी। तो आपको देखो, पेरीफ्रल वेलोसिटी आपको पूछी है। सबसे पहले बात करें हम फ्लाई व्हील की, तो फ्लाई व्हील आप जानते हो, फ्लाई व्हील लगा होता है, आपने देखा हो जनरेटर, बिजली वाले जनरेटर जब चलते हैं तो उसमें फ्लाई व्हील लगा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, फ्लाई व्हील आपको इंजन को जब स्पीड देनी होती है, ठीक है, तो इंजन को स्पीड देता है, रिकवर करता है इंजन की स्पीड को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, और इंजन की स्पीड को मेंटेन रखता है फ्लाई व्हील, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लाई व्हील है उसका जो एक फॉर्मूला होता है, इसकी पेरीफिल तो ये होगी, परिधि होगी ये वाली। तो ये इसकी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, तो एक तो होगी डेंसिटी हो गई। और पेरीफेरल जो वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, वी बराबर होता है, ये होता है वी बराबर अंडर रूट में सिग्मा अपॉन रो, ठीक है, ये होता है। तो सिग्मा जो होता है वो स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ये सिग्मा है वो स्ट्रेस हो गया, और डेंसिटी ये हो गया नीचे वाला, ठीक है। तो करेंगे कैसे, इसको देखते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कह रहा है फ्लाईव्हील की जो स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है। फ्लाईव्हील को आपको बता तो दिया है मैंने, ठीक है। स्ट्रेस जो दे रखा है फ्लाईव्हील का वो दे रखा है, देखिए 25 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद दे रखा है, देखिए, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो फ्लाईव्हील है, ठीक है, ये फ्लाईव्हील है। तो फ्लाईव्हील की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको यहाँ पे 10,000, ठीक है, 10,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ, तो आप जानते हो किलोग्राम मीटर -3 लिखा है, तो इसको नीचे करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पेरीफ्रल वेलोसिटी। तो पेरीफ्रल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे ये तो परिधि होगी, इसको ही तो पेरीफ्रल बोलेंगे। तो पेरीफ्रल वेलोसिटी जो होगी, तो वी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन रो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा सिग्मा अपॉन रो। तो सिग्मा क्या है, देखिए, सिग्मा यहाँ पे क्या है, 25 मेगा न्यूटन। तो 25 इंटू 10⁶ हो जाएगी, क्योंकि मेगा बोल रहा है तो मेगा होता है 10⁶ होता है, और अंडर रूट में इस तरीके से रखेंगे, बट्टे में ये जो डेंसिटी है, ठीक है, वो हो जाएगी 10,000, यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये 6 है, ये 4 है, तो यहाँ पे 4 जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो कितनी बचेगी अंडर रूट में 25 इंटू, यहाँ पे बचेगा 100, ठीक है, 2 यहाँ पे बचेंगे तो 100 बचेगा। अब देखिए कितने हो गए, यहाँ पे अंडर रूट में 25 हो गए, देखो ये इसका तो हम 10 निकाल लेंगे बाहर, इंटू 25 का 5 निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, वेलोसिटी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 50 मीटर सेकंड -1, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो वेलोसिटी जो आ गई वो कितनी आ गई, 50, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कितना, तीसरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट, और फ्लाईव्हील के केस में अगर बात करी जाए तो वेलोसिटी, पेरीफेरल वेलोसिटी की बात करूं तो अंडर रूट में स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा, बहुत बार पूछा गया है एसएससी जेई में और यूपी ट्रिपल एस सी जेई में। चलिए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मूवमेंट टी एंड द बेंडिंग मूवमेंट एम। इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड, द एम इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे कोई शाफ्ट है, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई शाफ्ट दे रखी है इस तरीके से, इस तरीके से कोई शाफ्ट दे रखी है। यहाँ पे इसका डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर है इसका, और यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट टी है, ये 2 चीज़ दे रखी हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है, यहाँ पे देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग
थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे सिग्मा होता है 32m अपॉन पाई डी क्यू, सिग्मा इक्वल टू 32m अपॉन पाई डी क्यू, ये होता है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखिए शियर स्ट्रेस होता है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस हो गया ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, शियर स्ट्रेस ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या होता है टाउ इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यू, पाई डी क्यू होता है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है उसमें क्वेश्चन में, ये पूछा है शियर स्ट्रेस डेवलप्ड देन m इज इक्वल टू, ये m है ना वो किसके इक्वल होगा, जब इन दोनों को इक्वल कर दिया जाएगा। तो देखो इन दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए भाई इन दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूँ, देखो ये हो गया सिग्मा, देखो इक्वल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वल करवा रहा है, ठीक है, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। तो मैं क्या करूँगा 32m अपॉन पाई डी क्यू इजगल टू 16t अपॉन पाई डी क्यू, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए ये तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया, तो m 32m इजगल टू 16t बचेगा। तो यहाँ पे m जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16t अपॉन 3। क्या आंसर ये आ रहा है, m इक्वल टू, देखिए ये यहाँ पे गलती हो रही है थोड़ी सी, देखो ये यहाँ पे 32 है, ठीक है, ये 32 है, तो 16 दूनी 32 हो गया, तो क्या आ जाएगा 2m, ठीक है, यहाँ पे 2m इक्वल टू टी आया, तो m बराबर जो हो जाएगा वो t/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा m बराबर t/2। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका t/2, एक पहला आंसर है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा था 3 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 32m है तो मैंने क्या किया 16 से 32 काट दिया, तो यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा पाई डी क्यू से पाई डी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t बचेगा, ठीक है। तो m बराबर t/2 इसका आंसर हो जाएगा, तो m है वो t/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो करा रहा होगा फिगर में, कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म शोन बिलो। आपको फिगर दे रखा है, आजकल ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन के बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो देखिए आपको ये पूछा है कि इस फिगर में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है वो कुल्ज़बैक इक्वेशन के थ्रू आता है, ठीक है। तो DOF बोलते हैं उसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू 3l-1 -2j-h, ठीक है। L होता है यहाँ पे लिंक होती है, ठीक है, L बराबर क्या होता है लिंक होती है, और यहाँ पे जो J है वो जॉइंट होता है, और H होता है वो नंबर ऑफ हायर पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ HIGHER हायर पेयर। तो लोअर पेयर हायर पेयर आप तो आप जानते होंगे, बहुत बार मैंने बता दिया है, ठीक है। पॉइंट कॉन्टैक्ट होते हैं वो हायर पेयर होते हैं, और सरफेस कॉन्टैक्ट होता है वो लोअर पेयर होते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या आपको इसमें बताना, अब लिंक कितनी है इसमें, देखो लिंक कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो लिंक बराबर कितनी होगी 5, ठीक है। जॉइंट कितने हो जाएंगे, जॉइंट की बात करूँ तो एक जॉइंट ये बन गया, दूसरा फिर, ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा 4, और ये एक इससे जुड़ रहा है, ठीक है, 5 ये हो जाएंगे, तो ये हो गया 5, ठीक है। तो लिंक भी 5 हो गई, जॉइंट भी 5 हो गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में आप रख दोगे 3l कितना है 5 -1 -2 × 5, और h होता है वो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि हायर पेयर तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे 3, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, माइनस ये 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 12 में से 10 गया तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ जाएगा DOF वो आ जाएगा 2, तो जो कि आंसर आपका दूसरा है, ठीक है, दूसरा आंसर है आपका इसमें, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इस तरीके के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ रेजिलेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इंडिकेटेड देयर कैपेसिटी टू बियर। मतलब कह रहा है कि प्रूफ रेजिलेंस है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इंडिकेटेड कैपेसिटी ऑफ बियर। तो क्या होता है, शॉक होता है या फिर स्टैटिक
यहाँ पे देखिए क्या है, स्टैटिक कंप्रेसिव लोड, स्टैटिक टेंसाइल लोड, या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ का? तो यहाँ पे ये जो होता है ना, रेजिलेंस जो होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? शॉक की प्रॉपर्टी होती है। स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग, वो भी रेजिलेंस के अंतर्गत ही आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। शॉक होगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रेजिलेंस क्या होता है यहाँ पे, मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। देखो ऐसा होता है, आपको अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन और आंसर बता दिए तो आप क्लियर बता देना सर क्वेश्चन आंसर बता दो, बस एक्सप्लेन मत करो, तो मैं ये भी कर दूंगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो कुछ उसका कुछ अलग से भी कराता हूँ, कुछ डिटेल में, ठीक है। फुल डिटेल में कराना सही रहता है, थोड़ा सा मतलब एक आइडिया हो जाता है क्वेश्चन के बारे में, कुछ चीज़ें पता भी चल जाती हैं हमको, रिवाइज हो जाती हैं कुल मिला के। रेजिडेंस क्या होता है? देखो रेजिडेंस की डेफिनेशन भी आ जाती है सीधी सीधी। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड, ठीक है, इसको बोलेंगे रेजिलेंस। इट इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेजर करती है। एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट, दिस प्रॉपर्टी इज एसेंशियल इज स्प्रिंग मटेरियल। तो मैंने आपको बताया था स्प्रिंग मटेरियल होता है वो होती है रेजिलेंस, ठीक है, रेजिलेंस प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद देखते हैं आगे, द रेजिलेंस ऑफ मटेरियल शुड बी कंसीडर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग, ठीक है, याद रखना रेजिलेंस जो मटेरियल शुड बी कंसीडर होता है शॉक लोडिंग के कारण, ठीक है, शॉक लोडिंग जो होती है वो रेजिलेंस के अंतर्गत है। अब प्रूफ रेजिलेंस क्या है? प्रूफ रेजिलेंस का डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द डिफाइन एज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी वो होती है प्रूफ रेजिलेंस। सो इट इज़ क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन अप टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, ये अप टू द इलास्टिक लिमिट होती है, वो होती है विद इन इलास्टिक लिमिट, ध्यान रखना रेजिलेंस। तो एबिलिटी टू स्टोर और एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इट इज़ द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट, एरिया अंडर द कर्व होता है वो होता है आपका इलास्टिक लिमिट, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे देखिए भाई, इट इज़ द डिफाइन एज प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ द एरिया अंडर द स्ट्रेस कर्व इज द इलास्टिक, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा यहाँ पे? देखिए ये आपको दिख रहा होगा, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा यहाँ पे? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है, ये दिख रहा है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं। देखिए टाइम लगेगा थोड़ा, और इंग्लिश में है सारा डाटा, तो एक बार इसको देख लीजिए, इसकी PDF में आपको दे दूंगा और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो, ठीक है। व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस इट्स फेल एट स्ट्रेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, सच टाइप ए फेलर ऑफ मटेरियल नॉन एज फटीग, तो फटीग बोलेंगे इसको, ठीक है, रिपीटेड लोड लगता है उसको फटीग बोलते हैं। द स्लो एंड कंटिन्यू इलॉन्गेशन, अगर स्लो और कंटिन्यू इलॉन्गेशन होता है और मटेरियल में, ठीक है, विद इन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, तो उसको क्रीप बोलेंगे। दोनों यहाँ पे डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे फटीग भी है और क्रीप है, मतलब अगर कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है किसी भी पे और स्लो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, स्लो और कंटिन्यू डिफॉर्मेशन हो रहा है तो क्रीप बोलेंगे। सडन अगर रिपीटेड स्ट्रेस लग रहा है, बार बार लग रहा है, ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ में बार बार शॉक लोडिंग लग रहा है, सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस लग रहा है, तो उसको फटीग बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। आगे देखते हैं, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताइए इसका आंसर, आप बता सकते हैं तो आप बताइए। देखिए फॉर थिकनेस टी द प्लेट ग्रेटर देन 8 mm, ग्रेटर देन 8 mm द डायमीटर d ऑफ द रिवेट इज वर्कड आउट द यूजिंग द रिलेशन, तो रिलेशन कौन सा लगाएंगे भाई बताइए? d बराबर 2, यहाँ पे दे रहा है t बराबर 2 अंडर रूट टी, d बराबर 6 रूट टी, d बराबर 4 रूट टी और d बराबर 8 टी। देखो दिया क्या रखा है उसने, क्वेश्चन में दे रखा है, आपको पूछा है कि प्लेट की जो ग्रेटर देन 8 mm दे रखा है, टी है वो ग्रेटर देन 8 mm, देखो तो यहाँ पे डी बराबर 6 रूट टी एक इक्वेशन होता है, वो है सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर उसने टी बराबर अगर 8 दे रखा है, ठीक है, और डी पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे? डी बराबर 6 रूट टी लगा के, ठीक है, इसमें टी बराबर 8 रख दो, तो डी बराबर 6 इंटू अंडर रूट में 8 रखेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2, ठीक है, यही तो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 अंडर रूट में 2, तो 6 दूनी 12 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि अगर टी बराबर अगर दे रहा होता वो 8 तो आ जाता 12 रूट 2, ठीक है। तो बेसिक इसका रिलेशन पूछा है वो ये हो जाएगा 2, डी बराबर रूट 6 रूट टी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ़ द रेडियस इज डबल एंड द एंगुलर स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखिए आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है F बराबर, यहाँ पे होता है mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये होता है, और mv स्क्वायर अपॉन r होता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट बाद में निकलता है, वैसे अगर बात करें तो mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो v बराबर आर ओमेगा आपने पढ़ा होगा और फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। तो v बराबर आर ओमेगा हम रखेंगे यहाँ पे, r ओमेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे अपॉन r हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो r से r कट गया, तो यहाँ पे बचेगा कितना m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला ये निकल के आता है, ठीक है, m r ओमेगा स्क्वायर। अब कह रहा है ये यहाँ पे जो r है, ठीक है, रेडियस है, r क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, r है वो रेडियस है, और एंगुलर स्पीड है, जो ओमेगा है वो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड। तो कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, रेडियस को डबल कर रहा है, ठीक है, रेडियस को डबल कर रहा है, मतलब r जो है ना, ठीक है, r2 है वो 2r1 कर रहा है, r2 है वो 2r1 कर रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एंगुलर स्पीड को रिड्यूस टू हाफ, तो एंगुलर स्पीड को क्या कर रहा है, W2 जो है वो W1/2 कर रहा है। बस अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कंपेयरिंग कराना है F2/F1। तो F2 क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इस जगह पे देखिए F2/F1 लूँगा मैं, ठीक है। तो mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mr ओमेगा स्क्वायर, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रखूँगा मैं क्या, यहाँ पे देखिए वैल्यू रखनी है बस, F2/F1 में रखूँगा यहाँ पे, तो R2 की वैल्यू जो रखी है 2r1, ठीक है, यहाँ पे रख दूँगा 2r1 इंटू ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 की वैल्यू है ओमेगा 1/2, ठीक है, ओमेगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर दे रहा था, मैं स्क्वायर कर दिया, बट्टे mr1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। ये दे रहा, जैसा दिया है नीचे वाला वैसा रख दिया है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैंसिल आउट करूँगा, m से m कट गया, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2r1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, बट्टे r1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, r1 से r1 कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आया 0.5, f यहाँ पे क्या बचेगा, F2 बराबर F1 0.5, ठीक है, यही आंसर है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपना ओरिजिनल वैल्यू, वो कह रहा है कि फोर्स, यहाँ कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स ओरिजिनल वैल्यू क्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर, दूसरा आंसर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बस मैंने कुछ नहीं, ये जो सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स फार्मूला है उसमें जो वैल्यू दे रखी है वो रख के मैंने कंपेयरिंग कर दिया F2/F1 का, ठीक है। तो आंसर आ गया है 0.5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे अगर करोगे आप तो, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएंगे फिर आगे के लिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, द गवर्नर विच हैज़ टू आर्म्स फिक्स और एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, मतलब कह रहा है कि ऐसा कोई गवर्नर जिसकी आर्म फिक्स है ऑन एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, तो क्या बोलेंगे इसको, वाट गवर्नर बोलेंगे, ठीक है, वाट गवर्नर बोलेंगे। और पोर्टर गवर्नर पे क्या होता है, लोड रखा जाता है। तो हम गवर्नर के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं फुल डिटेल में कि टाइप ऑफ गवर्नर क्या होता है। देखिए यहाँ पे गवर्नर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ सारी चीज़ें, इस वीडियो में आपको रिवाइज मिलेगा, रिवीजन मिलेगा आपको टोटल। अगर मैं वहाँ पे गवर्नर छोड़ के आपको क्वेश्चन करा दूँ आगे को तो सही भी बात नहीं है, ठीक है। देखिए द फंक्शन ऑफ ए गवर्नर इज रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ इंजन व्हेन देयर इज ए वेरिएशन इन लोड। देखो लोड के साथ साथ वो क्या करता है, जो गवर्नर होता है वो फ्यूल की जो वो होती है क्वांटिटी उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इंजन की स्पीड होती है वो भी कंट्रोल करता है फ्यूल के साथ साथ, ठीक है, लोड के साथ साथ, ठीक है। ये ध्यान रखना, व्हेन द लोड ऑन ए इंजन इंक्रीज, अगर लोड अगर इंक्रीज करेंगे इट्स स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड
ठीक है, वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। और लोड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा भाई, लोड बढ़ाते जाएंगे तो वर्किंग फ्लूइड होगा वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन द लोड और इंजन डिक्रीज, और लोड इंजन पे अगर डिक्रीज कर रहे हैं लोड तो क्या होगा, इट इज़ स्पीड इंक्रीज, तो स्पीड इंक्रीज होगी, दस लेस वर्किंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्किंग फ्लूइड होता है वो लेस रिक्वायर्ड होता है अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो, मतलब लोड अगर इंजन पे कम रखेंगे तो, ठीक है, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। द गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड, देखो लिखा है कि नहीं, टू इंजन विद द वेरिंग लोड कंडीशन एंड कीप्स द मीन स्पीड विद इन सर्टेन लिमिट्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे टाइप ऑफ गवर्नर ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ गवर्नर आते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा हम इनर्शिया गवर्नर और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर पढ़ते हैं। इनर्शिया गवर्नर तो पढ़ते नहीं, तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर ही पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर दो टाइप के गवर्नर होते हैं, पेंडुलम गवर्नर और होता है लोडेड टाइप गवर्नर, ठीक है। इसके बाद जो पेंडुलम गवर्नर होता है उसमें आता है वाट गवर्नर, और लोडेड टाइप गवर्नर में आता है डेड वेट टाइप गवर्नर और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, ठीक है। अब डेड वेट टाइप गवर्नर होता है वो पोर्टर गवर्नर होता है और प्रोएल गवर्नर होता है, ठीक है। और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होते हैं वो होते हैं हार्टनेल गवर्नर, हार्टिंग गवर्नर और विल्सन हार्टनेल और पिकरिंग गवर्नर, ठीक है, ध्यान रखना। तो पिकरिंग गवर्नर है वो ग्रामोफोन में यूज़ करा जाता है, आपको सभी को पता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे देखते हैं, वाट गवर्नर होता है, इट इज़ द गवर्नर द पेयर ऑफ बॉल्स, ठीक है, बॉल्स होते हैं और मासेस इट अटैच टू द स्पिंडल विद इन हेल्प ऑफ लिंक शोन ए फिगर, ठीक है। चलो हटाओ इसको, चीज़ें इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा होगा गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ये होता है और ये बॉल्स लगी होती हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ये बाहर को ऊपर उठती हैं, ठीक है, जैसे लोड लगता है वैसे। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, फ्यूल की सप्लाई है, ये आपको लगा है थ्रॉटल वाल्व, जैसे ये यहाँ से कनेक्शन होता है, ये ऊपर नीचे होती है स्लीव, तो ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है, फ्यूल की सप्लाई बढ़ती है इस तरीके से। जैसे ये ऊपर होगा तो ये अपने आप ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, इस तरीके से इधर हो जाएगा, तो पूरी सप्लाई यहाँ से ये इधर की फ्यूल की सप्लाई इस तरीके से ऊपर की ओर चलेगी, ठीक है, ये फ्यूल की सप्लाई है, ठीक है। ये बॉल्स हैं, ये स्पिंडल है, ये वाली स्पिंडल, ठीक है, ध्यान रखना, ये वेवल गियर से कनेक्ट होता है। तो ये पूछा जाता है गवर्नर होता है वो किस गियर से कनेक्ट होता है, तो वेवल गियर हो जाएगा, ठीक है। पोर्टर गवर्नर आप जानते सब, ठीक है। और यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन एक वो और आता है, जो हाइट होती है गवर्नर की, हाइट होती है 895/n² होती है, ठीक है, n² होती है 895/n², ये फॉर्मूला और आता है। जैसे आपको दे दिया n दे दिया उसने और आपको हाइट पूछ रहा है, तो आप हाइट का फॉर्मूला लगा के 895/n² लगा देंगे, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सभी जानते होंगे, डिप्लोमा पढ़ा होगा गवर्नर के बारे में। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग आर मोस्ट सूटेबल फॉर सपोर्टिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट, मतलब हाई एक्सियल थ्रस्ट के लिए कौन सी बेयरिंग मस्ट यूजफुल रहेगी, बताइए। रेडियल बॉल बेयरिंग, रेडियल बॉल बेयरिंग है, नीडल बेयरिंग होगी, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है टैपर्ड, ये टैपर्ड है रोलर बियरिंग, बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, देखिए ये बियरिंग जो है ना सपोर्टिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट, हाई एक्सियल थ्रस्ट के लिए जो होगी इसका आंसर करेक्ट होगा टैपर्ड रोलर बियरिंग, ठीक है, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है, देखिए टैपर्ड रोलर बियरिंग, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन है इसका, मतलब फुल डिटेल में। टैपर्ड रोलर बियरिंग आर कैपेबल ऑफ कैरिंग बोथ रेडियल और एक्सियल लोड, ध्यान रखना, टैपर्ड रोलर बियरिंग जो होता है वो बोथ रेडियल और एक्सियल दोनों लोड को बियर करता है। रेडियल क्या मतलब हो गया, देखो जैसे ये आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ठीक है, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है वो तो रेडियल हो गया, और ये इस तरीके से लगेगा इस तरीके से, ठीक है, वो एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, ठीक है, शाफ्ट के अलॉन्ग। और ये चीज़ हो गई, दे आर ऑफन यूज इन पेयर टू टेक द थ्रस्ट लोड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। द टेपर रोलर बियरिंग कंसिस्ट ऑफ रोलिंग एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉर्न एंड दे आर अरेंज इन सच ए वे दैट द एक्सिस ऑफ इंडिविजुअल रोलिंग एलिमेंट इंटरसेक्टिंग इन द कॉमन अपेक्स पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द बियरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल हैं कुछ, द टेपर रोलर बियरिंग कंसिस्ट ऑफ ए रोलिंग पार्ट एंड इनर एंड आउटर रेसवे इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल सरफेस, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं उसके, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, नीडल बियरिंग है ये कुछ, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ें बता दूं, वो ध्यान रखना बियरिंग से रिलेटेड। देखिए थ्रस्ट बॉल बियरिंग होती है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग कैन नॉट टेक रेडियल लोड, मतलब ये रेडियल लोड को सहन नहीं करती है। टेपर रोलर बियरिंग होती हैं कैन टेक हैवी रेडियल लोड एंड थ्रस्ट लोडेड, मतलब जो टेपर रोलर बियरिंग जो होती हैं
वो हैवी रेडियल थ्रस्ट के लिए यूज़फुल हो सकती हैं, ठीक है, होती हैं, ठीक है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होती है वो कैन टेक बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड के लिए सहन होती हैं, यूज़फुल होती हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है कैन टेक रेडियल लोड ओनली, ठीक है। डीप ग्रुप बॉल बियरिंग होती हैं वो टेक लोड इन रेडियल एज वेल एज एक्सियल डायरेक्शन। तो ये जो है ना डेटा वो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिए बता रहा हूँ, देखो इतना स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रस्ट रोलर बियरिंग हो गया, टेपर रोलर बियरिंग हो गया, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग हो गया, यहाँ पे सिलेंडर रोलर बियरिंग हो गया, और डीप ग्रुप बॉल बियरिंग हो गया। किस किस में यूज़ होती हैं तो ये कॉपी में लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रियली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नर की सेंसिटिविटी आपको बतानी है कि गवर्नर जो होता है सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ, तो सेंसिटिविटी क्या होती है गवर्नर की, रेंज ऑफ स्पीड एंड मिनिमम स्पीड। आगे देखिए क्या है, मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड, मीन स्पीड एंड रेंज ऑफ स्पीड। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, गवर्नर लिफ्ट टू द रेंज ऑफ स्पीड। बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा आंसर होगा, सेंसिटिविटी जो गवर्नर की होती है मीन स्पीड एंड रेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। आगे देखते हैं, तो गवर्नर जो होता है, गवर्नर की जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर होता है। मतलब सेंसिटिविटी हो गई अपॉन 1 अपॉन सेंसिटिवनेस होगी, इसको हम कैसे करेंगे भाई, मीन स्पीड अपॉन रेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। मीन स्पीड होती है अपॉन रेंज ऑफ स्पीड होती है, तो ये हो गया आपका n अपॉन n2 माइनस n1, ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जो वो है ना सेंसिटिविटी, उसके बाद देखिए कंसिडर टू गवर्नर ए एंड बी रनिंग एट ए सेम स्पीड, मतलब दो गवर्नर मान लेते हैं सेम स्पीड पे चल रहे हैं वो, व्हेन दिस स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सर्टेन अमाउंट द लिफ्ट ऑफ द स्लीव ऑफ द गवर्नर ए इज ग्रेटर देन लिफ्ट ऑफ द स्लीव ऑफ बी। मतलब कह रहा है कि ए की जो लिफ्ट है और बी की लिफ्ट है, तो ए की जो लिफ्ट है वो बढ़ रही है, ए की स्पीड है वो बढ़ रही है, ठीक है। ए की जो स्लीव है, ये ए गवर्नर है, ये बी गवर्नर है, दोनों स्पीड दोनों थी, ठीक है। ये पहले लिफ्ट है इसकी जो बढ़ गई, ये थोड़ी सी रह गई है, तो इसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तरीके से हम इसको सेंसिटिविटी को हम बता सकते हैं। बाकी देखिए और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेंसिटिवनेस का जो फॉर्मूला ये हो गया, सेंसिटिवनेस का रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड, ध्यान रखना, डब्ल्यू मैक्स अपॉन माइनस डब्ल्यू मिनिमम अपॉन ओमेगा है, सॉरी ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम अपॉन ओमेगा मीन। तो ओमेगा मीन क्या हो गया, n2 माइनस n1 माइनस n1 अपॉन 2, ठीक है, ये ध्यान रखना, मीन स्पीड हो गई। चलिए आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। ये देखिए आइसोकोरोनस की जो कंडीशन आती है वो इंपॉर्टेंट है। एक गवर्नर इज सेड टू बी आइसोकोरोनस व्हेन द इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट, द रेंज ऑफ स्पीड इज जीरो, ठीक है। आइसोकोरोनस की स्पीड जो होती है वहाँ पे n2 माइनस n1 जो होता है, रेंज ऑफ स्पीड होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है, फॉर ऑल रेडी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल विद इन द वर्किंग एंड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये स्टेट इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं, आगे देखते हैं, चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, देखिए मैचिंग करना है, मैच द आइटम इज कॉलम 1 एंड सेकंड। देखिए हायर काइनेटिक पेयर है, उसके बाद लोअर काइनेटिक पेयर है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है और मॉलिबिलिटी ऑफ लिंकेज है। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए हायर काइनेटिक पेयर है, उसका देखो लाइन कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइन कॉन्टैक्ट होते हैं हायर पेयर, ठीक है, पता होगा। लोअर काइनेटिक पेयर क्या होते हैं, ये होंगे क्या हो गए, और है आगे, और है सरफेस कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये लोअर काइनेटिक पेयर जो हो गए वो सरफेस कांटेक्ट हो गए, ठीक है, ये पी हो जाए। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होता है वो क्या हो जाता है भाई, वो शेपर में होता है, सबको पता है शेपर में होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। और मॉलिबिलिटी ऑफ लिंकेज लिखा हुआ है, वो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा ग्रुप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्रुबल्स इक्वेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो चौथा आंसर है इसका, ये ध्यान रखना, इसका चौथा आंसर हो जाएगा P का 2, Q का 6, R का 5, S का 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए भाई क्या कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन मोशन इज, तो रोटेशनल मोशन क्या एग्जाम्पल होगा, मूवमेंट ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, मतलब मूवमेंट ऑफ कार स्ट्रेट रोड पे मूवमेंट कर रही है, ये तो नहीं होगा। स्पिनिंग ऑफ अर्थ, ये देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए क्या है, और क्या है, मूवमेंट ऑफ
ड्रॉवर ऑफ टेबल एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है भाई, वो पूछ रहा है रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या होगा भाई, तो रोटेशनल मोशन देखो क्या होता है, कोई भी एक चीज़ है जैसे अपनी अपनी एक्सिस पे वो गोल गोल घूमे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से वो इस तरीके से गोल गोल घूमे जा रही है, तो स्पिनिंग ऑफ अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा रोटेशनल मोशन, ठीक है। ना कि अगर ये कार है इस तरीके से गति कर रही है इस तरीके से, तो ये रोटेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल देखिए। रोटेशनल इज द प्रोसेस ऑफ एक्ट टर्निंग, ठीक है, टर्निंग वहीं का वहीं टर्निंग कर रहा है। फैन मूविंग हाउस, ठीक है, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। रोटेटिंग ऑफ वार्म ड्राइवर ओवर वार्म गियर, और ग्रुप ऑफ पीपल होल्डिंग हैंड्स इन ए सर्किल एंड वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो ये कुछ मोशन है इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ट्रांसलेट मोशन, मूवमेंट ऑफ द ड्रॉवर ऑफ ए टेबल। लीनियर मूवमेंट आल्सो कॉल्ड इज रेक्टिलिनियर मूवमेंट मोशन। मूवमेंट ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। एंड रिवॉल्यूशन क्या हो गया, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो इसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ पे रिवॉल्यूशन बोलेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखो। ए 10 किलोग्राम एल्यूमिनियम ब्लॉक इज ए ड्रैग्ड ऑन ए प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए 2 मीटर पर सेकेंड। ए फ्रैक्शनल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्ट ऑन इट। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉकिंग। देखिए इसको यहीं करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, नेट फोर्स पूछ रहा है, तो आपको ये फोर्स तो दे रहा है 60 न्यूटन, एफ बराबर आपको दे रहा है यहाँ पे 60, ठीक है, ये 60 न्यूटन दे रखा है। और वेलोसिटी आपको दे रखी है, वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट दे रखा है मतलब, लेकिन ठीक है कांस्टेंट दे रखी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें पता है एफ बराबर एम ए होता है, फॉर्मूला एम ए होता है। तो यहाँ पे एम कितना हो गया एफ, और आपको नेट फोर्स पूछ रहा है, ठीक है 10 किलोग्राम पूछ रहा है, तो 10 किलोग्राम ये हो गया, ठीक है, इनटू ए, जो ए हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, वो आपको क्या दे रखा है, वो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ज़ीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है उसने, तो ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो दे रखा होगा इसने, देखो 0 न्यूटन, 0 न्यूटन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन कह रहा है रोहन डज 150 जूल ऑफ वर्क 5 सेकेंड, द पावर डिलीवर बाई इज। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T होता है, ठीक है। W कितना है यहाँ पे, डज यहाँ पे करता है 150 जूल, ठीक है, और T कितना है 5, तो 5 से काट देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। 30 वाट आ जाएगा, तो 30 वाट कितना है, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ गियर एंड पिनियन बोथ आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल द लोड ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज डिसाइडेड बाय। देखो गियर एक होता है पिनियन, ठीक है, इस तरीके से। तो छोटा वाला जो होता है वो उसको पिनियन बोलते हैं, ठीक है, और गियर होता है वो ये हो गया बड़ा वाला गियर होता है। तो कैपेसिटी डिसाइडेड बाय, तो कैपेसिटी और डिसाइडेड होती है किसके द्वारा होती है बताइए, तो होती है पिनियन के द्वारा, ठीक है, पिनियन के द्वारा होती है। तो बी इसका दूसरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसकी हैं थोड़ी सी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है इफ़ द गियर एंड पिनियन आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, और पिनियन भी बना है और आपका गियर भी है सेम मटेरियल का है, तो द लोड ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होगी वो डिसाइडेड करेगा पिनियन, ठीक है। पिनियन है द मेन रीजन आर, पिनियन आर ड्राइविंग मेंबर एंड पिनियन हैज़ लेस नंबर ऑफ टीथ, so single teeth come in more contact as compared to gear in one revolution। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना ये पॉइंट दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको, चलो ये करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। देखो नंबर ऑफ लिंक L एंड द नंबर ऑफ जॉइंट J फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेमेटिक चेन
विद ओनली लोअर पेयर जॉइंट इज डिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। देखो आपको दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक तो होता है एल बराबर 2p-4 होता है, सबको पता होगा, ये तो बहुत ज़्यादा बार आ चुका है एग्जामिनेशन में। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है 3l-1 -2j -h, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको कि जो f बराबर आपको 1 रखना है, ठीक है। ये देखो 3l-1 -2j -h, इसमें क्या कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो f बराबर 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा, यहाँ पे f बराबर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे h होगा वो 0 हो जाएगा। तब आपको रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन निकालना है j और यहाँ पे i में, ठीक है, l में, ठीक है, लिंक में। तो क्या निकलेगा वो आपको बताना है, नहीं आए तो बता देना कि ये वाला क्वेश्चन है कितने सेकंड पे चल रहा है, उस टाइप में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इन ए वाट गवर्नर द वेट ऑफ ए बॉल इज 50 न्यूटन एंड द फ्रिक्शन एट द स्लीव इज 10 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन वुड बी। देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन जो आता है इसका फॉर्मूला होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन डी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, COD, इसका होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, FR फ्रिक्शन फोर्स बाई, यहाँ पे होता है वेट ऑफ द बॉल, ठीक है, WEIGST, वेट ऑफ द बॉल। तो देखो वेट ऑफ द बॉल कितना है, यहाँ पे नीचे तो 50 हो जाएगा, ऊपर होगा 10, 10/50 हो जाएगा, ये 0 से 0 घटा तो आ जाएगा कितना 0.2, ठीक है, 0.2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा 0.2, ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट टू सरफेस, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर एंड कॉन्टैक्ट रेशियो टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस, ये भी सही है। आगे देखते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द एरिया कॉन्टैक्ट टू सरफेस, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए, ए सिस्टम इज डायनामिक बैलेंसिंग इम्पल्स दैट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसका आंसर होगा द सिस्टम इज आल्सो स्टैटिकली बैलेंस्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, द पाथ ट्रेस्ड बाई ए प्रोजेक्टाइल इन द स्काई इज। तो कैसा होता है पाथ अगर ट्रेस करा जाए इस तरीके से, ठीक है, तो कैसा होता है ये होता है पैराबोलिक, ठीक है, एक आंसर इसका हो जाएगा पैराबोलिक। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बनते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, टर्म रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T बराबर 2U साइन अल्फा अपॉन G होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। हॉरिजेंटल रेंज है वो U² साइन 2 अल्फा अपॉन G होता है, रेंज होता है हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। और इसके बाद हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U² साइन अल्फा अपॉन 2G। तो तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट वियर रेट इन ए फॉलोवर। तो हाईएस्ट वियर रेट मतलब किसमें घिसाव ज़्यादा होगा, रोलर में होगा या फिर फ्लैट फेस में होगा या उसके बाद नाइफ एज में होगा। देखिए नाइफ एज में होगा या फिर स्पेरिकल में होगा। तो देखो आपके पास एक इस तरीके से वो बना हुआ है कैम एंड फॉलोवर, ठीक है, कैम एंड फॉलोवर बना हुआ है। तो जो वियर रेट सबसे ज़्यादा होगा, देखो एक इस तरीके से बना है, ये इस तरीके से बना है, इस तरीके से। तो वियर रेट सबसे ज़्यादा किस में होगा, नाइफ एज में होगा, ठीक है, ये वाला जो है वो नाइफ एज है और ये फ्लैट फेज है, ठीक है। तो नाइफ एज में सबसे ज़्यादा वियर रेट होगा, घिसाव सबसे ज़्यादा होगा, इसकी जो नॉक है वो घिस जाएगी सबसे जल्दी, ठीक है, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एज पर द इलास्टिक थ्योरी द फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर। तो फ्रैक्शन ऑफ फैक्टर आपको सभी को पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ये होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये इसका आंसर हो जाएगा
यील्डिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। आगे देखते हैं, ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई क्या आंसर होगा। द पॉइजन रेशियो फॉर कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम, तो पॉइजन रेशियो होता है वो म्यू से डिनोट करते हैं या फिर 1/m से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये होता है पॉइजन रेशियो। और लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉइजन रेशियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरीज फ्रॉम, मतलब कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो 0.23 से लेके 0.27 तक, एक आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये मतलब एक से कम वैल्यू होती है इसकी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। देखिए क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैंने बताया था आपको, और यहाँ पे जो वेरी करता है वो कितना करता है, देखो यहाँ पे जो अलग अलग पॉइजन रेशियो वो अलग अलग है। देखो स्टेनलेस स्टील के लिए 0.30 से लेकर 0.31, स्टील के लिए 27 से लेकर 0.27 से लेकर 0.30 तक, कास्ट आयरन के लिए कितना होता है 0.21 से लेकर 0.26, एंड कॉर्क के लिए 0 होता है, रबर के लिए 0.5 होता है। पॉइजन रेशियो कास्ट आयरन के लिए वेरी करता है 0.21 से लेकर 0.26, तो याद रखना पॉइजन रेशियो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, रिवर्टेड गियर ट्रेन इज ए वन ऑफ विच इज आउटपुट शाफ्ट एंड इनपुट शाफ्ट, मतलब रिवर्टेड गियर ट्रेन में कैसी शाफ्ट का अलाइनमेंट होता है, रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, नहीं तो गलत हो जाएगा। आर कोएक्सियल, आगे देखिए क्या है, आर राइट एंगल टू द ईच अदर, आर इन द एंगल ऑफ ईच अदर, तो ये तो नहीं होगा, आर कोएक्सियल हो जाएगा, ठीक है, आर कोएक्सियल। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे जो रिवर्टेड गियर ट्रेन है इस तरीके से लगे होते हैं, देखो यहाँ पे ये शाफ्ट है, एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से इस तरीके से लगी होती है, तो कोएक्सियल शाफ्ट हो गई, ठीक है, कोएक्सियल शाफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये एक लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो मैंने यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो नेक्स्ट वीडियो बताना भाई, वीडियो नंबर 8 मैं आपके लिए तैयार करता हूँ अच्छी तरीके से बना के, और एक्सप्लेनेशन जो भी था वो बढ़िया था, इंग्लिश में मैंने कराया। अगर आपको हिंदी में भी अगर आपको लगता है कि हिंदी में कराना है तो हिंदी में बता देना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसा वीडियो लगाया भाई सभी को, ठीक है, सभी को बताना है, तभी वीडियो आगे मैं बनाऊँगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।